हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इफ स्टेटमेंट के बारे में, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। हमने पढ़ा था इफ और इफ एल्स को यूज कैसे करने हैं, प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। हमने डिफरेंशिएट भी करा था इफ और इफ एल्स के बीच में कि हमको कब इफ का यूज करना है, हमको कैसे इफ एल्स का यूज करना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्विच केस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्विच केस होती क्या है। तो अगर मैं बात करूं स्विच केस का, तो यहाँ पर केस होते हैं ना कि कंडीशंस होते हैं। तो मतलब जो भी केसेस होते हैं वो आज ए कंडीशन काम करते हैं स्विच केस में। इसको डिटेल में अगर बताऊं मैं, तो यहाँ पर मल्टीपल केसेस होते हैं और एक वेरिएबल में एक वैल्यू होता है। उस वेरिएबल की वैल्यू जो भी केस के साथ सेटिस्फाई होता है, तो हमको सिंपली उसी केस का आउटपुट रिटर्न करना होता है कंसोल पे। तो ये सिंपल है, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं होता। यहाँ पर केसेस होते हैं जो कि कंडीशन की तरह काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो चेक करते हैं, यहाँ पर हम कंडीशन को चेक नहीं करते, हम चेक करते हैं सिंपल एक वेरिएबल की वैल्यू को। जब वो वैल्यू केस के साथ मिल जाता है तब हमको आउटपुट को रिटर्न करना होता है। तो एक सिंपल था। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं स्विच केस होता कैसे। तो अगर मैं बात करूँ स्विच केस की सिंटैक्स, तो कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्विच ब्लॉक, तो ये होगी स्विच की बॉडी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, ये जो ब्लॉक है यहाँ पर हम कुछ एक्सप्रेशंस देते हैं या वेरिएबल भी होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। इस एक्सप्रेशन की रेस्पेक्ट में जितने भी केसेस होंगे स्विच के अंदर वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पर स्विच ब्लॉक के अंदर आए, तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे करा केस 1। तो मान लो मैंने यहाँ पर करा कुछ स्टेटमेंट 1 कर दिया मैंने। यहाँ पर है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 के बाद हम यूज करते हैं ब्रेक कीवर्ड। तो मैं आगे जाके बताऊंगा हम ब्रेक को क्यों यूज करते हैं। फिर हम आते हैं केस 2 के अंदर। यहाँ पर होती है केस की बॉडी। तो केस की बॉडी के अंदर हमको स्टेटमेंट 2 है, तो यहाँ पर ऐसे ब्रेक की कीवर्ड। तो यहाँ पर मल्टीपल केसेस होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सारे केस डिफाइन होने के बाद एक डिफ़ॉल्ट केस होता है। तो यहाँ पर होते हैं डिफ़ॉल्ट केस। तो इसको पहले समझते हैं। ये जो स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पर हम वेरिएबल भी ले सकते हैं या एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इसी वेरिएबल की रेस्पेक्ट में सारी केस चेक होती हैं। अगर मान लो ये वेरिएबल की वैल्यू जो 2 है, तो सिंपल जो भी केस का वैल्यू 2 होगा तो सिंपल उसी केस को एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लो वेरिएबल की वैल्यू और केस की वैल्यू कहीं भी मिलते जुलते है नहीं, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू है और केस की वैल्यू है वो आपस में मिलते नहीं है, केस की वैल्यू कुछ अलग है, वेरिएबल की वैल्यू कुछ अलग है, ये दोनों के बीच में कुछ सेटिस्फिकेशन नहीं हो रहा, तो सिंपल हम डिफ़ॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो डिफ़ॉल्ट केस है तभी एग्जीक्यूट होता है जब ये वेरिएबल की रेस्पेक्ट में कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं हो रहे होंगे। मान लो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो मान लो यहाँ पर कोई भी केस ऐसा नहीं है जो कि केस 5 के नाम में जाना जाता है। अगर केस 5 हो तो एग्जीक्यूट होगा। अगर केस 5 की नाम की कोई भी केस यहाँ पर नहीं हो, तो सिंपल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर केस 2 तक ही है, यहाँ पर केस 5 है नहीं। तो अगर कोई भी केस वेरिएबल की रेस्पेक्ट में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो हम सिंपल डिफ़ॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर आप कोई भी स्टेटमेंट को डाल सकते हो। अगर कोई भी केस यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो सिंपल डिफ़ॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो एक सिंपल सा सिंटेक्स था स्विच केस का कि हम स्विच केस को प्रोग्राम में डिफाइन कैसे करेंगे। तो एक था छोटा सा सिंटेक्स, तो इसको एक बार देखते हैं प्रोग्राम में। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर हमको इफ स्टेटमेंट की था, इफ एल्स स्टेटमेंट था, फिर हम स्विच केस का यूज क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज हो रहे थे, इफ और इफ एल्स। फिर हम स्विच का यूज क्यों कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ इफ का, तो इफ के अंदर कुछ कंडीशंस होते हैं। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब हम इसके ब्लॉक के अंदर आएंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हम इसके ब्लॉक के अंदर नहीं आएंगे। तो कुछ इस तरह से काम करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है इफ की ब्लॉक। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम इफ ब्लॉक के अंदर आएंगे, फिर जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये होती है इफ की सिंटैक्स। अगर मैं इफ एल्स की बात करूँ तो इफ एल्स की कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो सिंपल हम ई ब्लॉक के अंदर आएंगे, जो भी चीज़ें होंगे इसके अंदर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो सिंपल हम आएंगे एल्स ब्लॉक के अंदर, जो भी एल्स ब्लॉक के अंदर होंगे तो उसको हम सिंपल यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो मान लो मेरे को इफ को यूज करके कुछ प्रोग्राम को डिजाइन करना है। मान लो यहाँ पर वहाँ एक से ज़्यादा कंडीशन है, तो यहाँ पर हमको करना क्या होता है, हमको बार बार कंडीशन को चेक करना होता है। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा तो हम इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पर कंडीशन बार बार चेक होते हैं। जितने कंडीशन, अगर मान लो आपके पास 15 कंडीशन है तो 15 बार यहाँ पर कंडीशन चेक होगा। अगर मान लो आपके पास 20 कंडीशन है तो यहाँ पर 20 बार कंडीशन को चेक करेंगे हम। तो अगर हम यहाँ पर बार बार कंडीशन को चेक करता रहेंगे तो यहाँ पर जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है वो डाउन हो जाएगा और प्रोग्राम इतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा, जो कि बहुत टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने पर। तो यहाँ पर मेमोरी भी ज़्यादा वेस्ट होगी क्योंकि हम बार बार कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तो मान लो अगर हम इफ एल्स की बात करें तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मान लो एक कंडीशन है, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ इसके अंदर आएंगे, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम एल्स ब्लॉक के अंदर आएंगे।
तो यहाँ पर भी एक ही बार कंडीशन चेक हो रहा है, लेकिन कंडीशन कितनी चेक हो रही है? कंडीशन सिर्फ एक ही चेक हो रहा है। सिंपल है, यहाँ पर कंडीशन सिर्फ एक ही चेक हो रहा है, एक ही बार चेक होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम इसके अंदर आएंगे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हम इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पर सिंपल एक ही कंडीशन चेक हो रहा है। तो मान लो हमको एक प्रोग्राम डिजाइन करनी है जावा में, जिसके अंदर हमको करना है डिस्प्ले डेज ऑफ ए वीक। तो इसमें हमको करना क्या होता है, हमको सिंपल यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है। मान लो यूजर एंटर करा 1, तो हमको सिंपल यहाँ पर जो आउटपुट शो करना है कंसोल पे वो सिंपल होना चाहिए मंडे। अगर यूजर एंटर करा 2 तो हम सिंपल करना है ट्यूसडे। तो अगर यूजर ने एंटर करा 3 तो हमको सिंपल यहाँ पर शो करना है वेडनेसडे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर 7 बार कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर हमको 7 बार कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि अगर 1 है तो यहाँ पर मंडे, अगर 2 है तो ट्यूसडे, अगर 3 है तो वेडनेसडे। तो यहाँ पर क्या होता है, हम बार बार कंडीशन को चेक करते हैं, जहाँ पर कि जो प्रोग्राम होते हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो मान लो इस प्रोग्राम को अगर हम इफ़ एल्स की मदद से करते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा इफ़ 1 इक्वल टू मंडे। तो मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा 1 इक्वल टू मंडे, तो हमको सिंपल यहाँ पर प्रिंट करना होता है मंडे। तो ठीक है, यहाँ तो एक कंडीशन होता हो गया। तो फिर हम कुछ इस तरह से करते हैं एल्स इफ, तो फिर हम करते हैं 2 इक्वल टू ट्यूसडे। तो हमको सिंपल यहाँ पर प्रिंट करना होता है ट्यूसडे। तो यहाँ पर हमको बार बार कंडीशन को चेक करना पड़ता है। अगर 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ पर बार बार कंडीशन को चेक करना पड़ता है। अगर 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, 3 है तो थर्सडे, 4 है तो फ्राइडे और 5 है तो सैटरडे। यहाँ पर क्या होता है, बार बार कंडीशन को चेक करना पड़ता है, जहाँ पर प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी होती है वो डाउन हो जाती है और प्रोग्राम की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और प्रोग्राम को मैनेज करने में दिक्कत होती है। तो मान लो यहाँ पर 7 कंडीशन है तो ठीक है। तो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो आपकी क्लास में 120 बच्चे हैं। 120 बच्चे का हर किसी बच्चे का अलग अलग नाम होगा, अलग अलग रोल नंबर होगा। तो मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मान लो मैंने करा अगर रोल नंबर 1 है तो सिंपल जो भी नाम होगा वो अमित होगा। तो अगर रोल नंबर 2 हुआ तो हम सिंपल करते हैं सुमित। तो यहाँ पर मान लो 120 बच्चे को, अगर ये 120 बच्चे को हमको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 120 बार कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। तो अगर रोल नंबर 1 है तो यहाँ पर हमको सिंपली प्रिंट करवाना अमित का, अगर रोल नंबर 2 है तो सुमित का, अगर रोल नंबर 3 है तो ऐसे कुछ बहुत सारे नाम आएंगे। अगर रोल नंबर 120 है तो हमको कुछ अलग अलग नाम प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल क्या होता है, 120 बार कंडीशन को हम चेक करते हैं, उसके हिसाब से हमको रिजल्ट आउटपुट में शो करवाना होता है। तो अगर हमको 120 बार कंडीशन को चेक करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है वो डाउन हो जाता है, वो प्रोग्राम ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार कंडीशन को चेक करनी पड़ती है और मेमोरी भी वेस्ट होता है। तो कुछ इस तरह से अगर प्रोग्राम बनाने को मिला तो हम इफ एल्स का यूज नहीं कर सकते, तो हम सिंपल यूज करते हैं स्विच केस का। तो स्विच केस में कैसे होता है, मान लो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं रोल नंबर, तो मैंने आपको बताया था स्विच के अंदर जो भी केसेस होते हैं वेरिएबल की तरह ट्रीट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा स्विच रोल नंबर, तो यहाँ पर स्विच की बॉडी, स्विच बॉडी के अंदर हम आते ही तो यहाँ पर करते हैं केस 1। तो अगर ये जो केस 1 है ना, ये रोल नंबर के साथ मैच होगा। अगर रोल नंबर 1 है तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, रोल नंबर 2 है तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल हम केस 1 कर रहे हैं ताकि हमको यहाँ पर प्रिंट करना है system.out.println, हमको सिंपल यहाँ प्रिंट करना है अमित। तो सिंपल है यहाँ पर। फिर ये जो प्रिंट होने के बाद फिर हमको सिंपल यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा हम ब्रेक कीवर्ड का क्यों यूज कर रहे हैं। तो सिंपल जान लीजिए कि स्विच केस में ब्रेक का यूज करना जरूरी है, नहीं तो ये आपस में जो केसेस होते हैं ओवरलैप कर जाएंगे। आपको बताऊंगा कि दिखाऊंगा ये ओवरलैप होती कैसे, ब्रेक को हम क्यों यूज करते हैं स्विच केस में। तो सिंपल है। फिर हम आते हैं केस 2 पर। तो अगर केस 2 है तो सिंपल हमको प्रिंट करना है सुमित, तो फिर हमको सिंपल यूज करना है ब्रेक। तो यहाँ पर देख पा रहा बार बार कंडीशन को हम चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल केस को प्रोवाइड कर रहे हैं और केस की वैल्यू रोल नंबर की वैल्यू के साथ मैच हो रही होगी तो यहाँ पर आउटपुट के हिसाब से शो कर रहा है। अगर रोल नंबर एंटर करा 1, तो मान लो यहाँ पर कोई भी यूजर है तो रोल नंबर एंटर करा 1, तो सिंपल उसको जो आउटपुट शो होना है वो होना है अमित। तो सिंपल है। तो अगर यूजर ने एंटर करा 2, तो सिंपल उसको जो आउटपुट शो होना है वो है सुमित। ये जो रोल नंबर है वो केस के साथ मैच होगा तभी यहाँ पर हमको आउटपुट शो होगा। तो ऐसे हमको 120 बच्चे की केस बनानी है। तो ये कुछ ज़्यादा ईजी है इफ़ एल्स से, क्योंकि हमको यहाँ पर बार बार कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल केस को यूज कर रहे हैं एज अ कंडीशन। अगर मान लो 120 बच्चे हैं, अगर मान लो यहाँ पर कोई भी 121 या 125
कि नंबर कुछ एंटर करा कि मेरे को 125 बार रोल नंबर किसका है उसको देखना है। तो सिंपल क्लास में 125 बार रोल नंबर किसी बच्चे का है ही नहीं, तो हम सिंपल इसको डिफ़ॉल्ट में प्रोवाइड करेंगे कि हम सिंपल यहाँ पर इनवैलिड, कि जो भी आप यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करवा रहा है वो इनवैलिड है। तो सिंपल है। तो डिफ़ॉल्ट केस का यूज़ तभी होगा जब रोल नंबर और केस आपस में मैच नहीं हो रहे होंगे, तब हम डिफ़ॉल्ट केस का यूज़ करेंगे। तो अगर 125 कोई एंटर करेगा तो सिंपल 125 बार रोल नंबर किसी का है ही नहीं, क्योंकि क्लास में सिर्फ 120 बच्चे हैं, तो 120 ही रोल नंबर होगा ना, 120 तक रोल नंबर होगा। तो 125 120 से बड़ा है, तो यहाँ पर सिंपल जो भी आउटपुट आएगा वो आएगा इनवैलिड, लेकिन यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। सिंपल डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा और डिफ़ॉल्ट केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा सिंपल वही एग्जीक्यूट होंगे। तो चलिए एक बार स्विच केस का प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि स्विच को यूज़ करके हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे जावा में। मैं आपको बता दूं हमारा प्रोग्राम क्या है। हमारा प्रोग्राम ये है, अगर मान लो यूज़र एंटर करा 1 तो हमको सिंपल जो आउटपुट में शो करवाना है मंडे है। अगर यूज़र एंटर करा 2 तो सिंपल आउटपुट में शो करना है ट्यूसडे। अगर यूज़र एंटर करा 3 तो हमको सिंपल आउटपुट में शो करना है वेडनेसडे। तो हमको सिंपल इसी तरह से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसकी रिस्पेक्ट में एक डे हमको आउटपुट के हिसाब से शो करवाना है। तो इतना करना है हमको प्रोग्राम में। तो चलिए इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो जावा में प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर जो टेक्स्ट एडिटर उसको ओपन कर चुका हूँ, इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको एक बार मैंने करा switch@case, तो ये हो गया मेरा फाइल का नाम switchcase.java। तो ये हो गया फाइल का नाम। तो यहाँ पर हम सिंपल करते हैं क्लास क्रिएट, कि जब हम जावा की प्रोग्राम करते हैं तो हमेशा क्लास से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर मैंने करा क्लास switch_case। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास की बॉडी फ्रेम डिफाइन करते हैं। मेन मेथड मैंने करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर हम करते हैं स्ट्रिंग की एरे और वेरिएबल args। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन मेथड की बॉडी। तो हम यूजर से इनपुट लेते हैं। तो मैंने करा system.out.println, एक मैसेज शो करवाते हैं ताकि यूजर मैसेज के हिसाब से अपना कोई भी जो यूजर इनपुट हो उसको एंटर कर पाए। तो मैंने यहाँ पर करा एंटर योर चॉइस, कि आपका जो भी मन करे वो एंटर कर लो, एंटर योर चॉइस। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि स्कैनर क्लास, उसको इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने करा इंपोर्ट java.util.scanner। तो सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने करा इंपोर्ट java.util.scanner, जो स्कैनर क्लास है उसकी मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो ये जो स्कैनर क्लास है java.util पैकेज में अवेलेबल है। तो पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने करा स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर हम करते हैं system.in। तो system.in इसीलिए कर रहे हैं कि हमको यूजर से जो इनपुट लेना है वो कीबोर्ड से लेनी है, मतलब सिस्टम से लेनी है। तो यहाँ पर हम करें system.in। तो यहाँ पर sc जो है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है। तो यहाँ पर जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा वो आपके स्टोर होगा इंट ए पर। मान लो सिंपल हम ए ले रहे हैं, आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर करा sc.next int। तो इतनी कोड की मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं कि उसका इनपुट क्या है, मतलब उसका चॉइस क्या है। तो जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा, मान लो यहाँ पर यूजर एंटर करा 2 3 4 कुछ भी एंटर करेगा, वो आके ए पे स्टोर होगा। फिर हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे स्विच केस के अंदर। तो यहाँ तक तो सिंपल है। तो यहाँ पर मान लो मैंने करा जब स्विच की सिंटैक्स होती है तो हम सिंपल स्विच ब्लॉक क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। तो एक्सप्रेशन का मतलब वेरिएबल, जो भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपके केसेस एग्जीक्यूट होंगे उसी वेरिएबल का हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, ए है, जिसकी रेस्पेक्ट में सारे केसेस यूज होंगे या एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पर मैंने करा स्विच फिर उसके अंदर ए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्विच की ब्लॉक। तो हम सिंपल अभी स्विच ब्लॉक के अंदर जो केस 1 है उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर केस 1, तो यहाँ पर कॉलन केस 1 के अंदर हमको सिंपली प्रिंट करवाना है system.out.println। हमको सिंपल यहाँ पर शो करवाना है कंसोल पे मंडे। तो फिर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं ताकि जो केसेस हैं आपस में ओवरलैप ना हो जाए। तो यहाँ पर हम करते हैं केस 2, जैसे हमने केस 1 को रिप्रेजेंट करा ऐसे केस 2 करते हैं। तो फिर मैंने करा system.out.println, फिर हम यहाँ पर करते हैं ट्यूसडे। तो यहाँ पर मैंने यूज करा ब्रेक कीवर्ड। फिर हम करते हैं केस 3 कॉलन, फिर मैंने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट ग्लास system.out.println। तो हमको सिंपल यहाँ पर प्रिंट करा हुआ है वेडनेसडे। तो यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड यूज करना पड़ता है क्योंकि आपस में केस ओवरलैप ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने करा केस 4 कॉलन, फिर हम डिफाइन करते हैं एक स्टेटमेंट जो कि system.out.println।
फिर हमको यहाँ पर करना है थर्सडे। तो फिर हम ब्रेक कीवर्ड, फिर ऐसे करते हैं केस 5। तो हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println केस 6 सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो यहाँ पर हम करते हैं सैटरडे। तो फिर हम यहाँ पर यूज करते हैं ब्रेक की कीवर्ड, जो केस 7 है वो है संडे। मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट println, फिर मैंने करा यहाँ पर संडे। फिर मैंने यहाँ पर करा संडे। फिर यूज करते हैं ब्रेक की कीवर्ड। फिर यहाँ पर जो आखिरी केस है वो डिफ़ॉल्ट केस। तो हम सिंपल यहाँ पर सिंपल डिफ़ॉल्ट, फिर कुछ स्टेटमेंट होते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो यहाँ पर हमको सिंपल प्रिंट करवाना है इनवैलिड, क्योंकि तो हमको पता है एक हफ्ते में 7 दिन आते हैं। अगर यूजर 7 से ज़्यादा कोई भी नंबर इनपुट करा तो यहाँ पर सिंपल इसको एक मैसेज होगा जो कि इनवैलिड, जो कि हम डिफ़ॉल्ट केस में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट केस तभी यूज होता है जब आपस में केस और वेरिएबल मैच नहीं होंगे, मिसमैच होंगे, तब हम डिफ़ॉल्ट केस का यूज करते हैं। तो ये सिंपल था। मैं आपको एक सौ बता दूं, यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट की मदद से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा, जो कि अवेलेबल था जावा यूटिलिटी पैकेज में। तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्रिएट करा क्लास, जो क्लास का नाम है और फाइल का नाम सेम है। तो क्लास की बॉडी क्रिएट करने के बाद डिफाइन करते हैं मेन मेथड। तो मेन मेथड के बाद हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ताकि हम यूजर से इनपुट ले पाएं। तो यूजर से इनपुट जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा वो ए पे स्टोर होगा। तो हमको स्विच के अंदर ए को ही रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल है। तो मैंने आपको बताया था सिंटैक्स पढ़ते वक्त। तो यहाँ पर हम स्विच के अंदर कुछ एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन ए, तो ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जो भी वैल्यू जाएगा, मान लो यूजर एंटर करा 2, तो यहाँ पर आपस में चेक होगा केस और वेरिएबल के बीच में कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू है कौन सा केस के साथ मिलता है। जो भी केस के साथ मिलेगा उसको हम सिंपली आउटपुट के हिसाब से शो करेंगे। तो यहाँ तक सिंपल है। तो मान लो यूजर एंटर करा 2, तो सिंपल जो भी केस है 2 यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा ट्यूसडे। अगर यूजर एंटर करा 5 तो यहाँ पर फ्राइडे। अगर यूजर एंटर करा 10 तो यहाँ पर इनवैलिड ही शो करेगा, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट केस में इनवैलिड ही यूज करा था। तो कुछ इस तरह से स्विच केस काम करते हैं। यहाँ पर मल्टीपल केसेस को हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो सिंपल है यहाँ तक। तो यहाँ पर प्रोग्राम बन के तैयार है। इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो CMD उसको ओपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा CMD। तो यहाँ पर CMD ओपन हो चुका है। एक बार कंपाइल करते हैं। मैंने करा जावा सी, जो फाइल का नाम है switch_case.java। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसको एक बार रन करते हैं। मैंने करा जावा, जो क्लास का नाम है वो है switch_case। तो यहाँ पर एक मैसेज हो रहा है जो एंटर योर चॉइस। तो मान लो मैंने यहाँ पर करा 5, तो सिंपल यहाँ पर जो आउटपुट शो हो रहा है वो है फ्राइडे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी केस 5 के अंदर जो भी स्टेटमेंट था वो था फ्राइडे। तो इसीलिए जो आउटपुट यहाँ पर फ्राइडे ही शो हो रहा है। इसको एक बार और करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा 2, तो यहाँ पर सिंपल शो हो रहा है ट्यूसडे। अगर हम एंटर करते हैं कुछ 7, तो सिंपल यहाँ पर संडे। अगर एंटर करते हैं 6, तो यहाँ पर करते हैं सैटरडे। तो यहाँ पर मैंने एंटर करा 10, जो कि 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, लेकिन जो 10 है वो वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल जो डिफ़ॉल्ट केस में हमने जो स्टेटमेंट डाला था इनवैलिड, वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो एक बार और कर लेते हैं। मैंने करा 8, तो यहाँ पर इनवैलिड, क्योंकि हमने यहाँ पर 7 केस ही प्रोवाइड करे थे। 7 केसेस यहाँ पर थे स्विच केस में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिंपल 7 केसेस हैं स्विच केस में। अगर हम 7 से कोई भी बड़ा वैल्यू को आज इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ पर इनवैलिड ही शो करेगा, लेकिन एरर शो नहीं करेगा। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बताने के लिए कि स्विच केस काम कैसे करता है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ से जो ब्रेक स्टेटमेंट इसको हटा दिया, यहाँ पर हटा दिया, यहाँ भी हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो केस 5 के बाद यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट के बाद ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं हो रहा। केस 5 के बाद भी नहीं हो रहा, केस 6 के बाद भी नहीं हो रहा, केस 7 के बाद भी नहीं हो रहा, और डिफ़ॉल्ट केस के बाद भी नहीं हो रहा। तो अब क्या आउटपुट शो करेगा? एरर आएगा या चल जाएगा? इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, बिल्कुल चल जाएगा। हम ब्रेक का यूज इसीलिए कर रहे थे क्योंकि ये जो केस 5 है, केस 6 है, केस 7 है, ये आपस में ओवरलैप ना हो जाए, इसीलिए हम ब्रेक का यूज कर रहे हैं। ब्रेक का काम ये होता है एक फ्लो को रोकने के लिए। हमने पढ़ा था जो स्विच केस है, इट्स अ टाइप ऑफ फ्लो कंट्रोल।
कि यहाँ पर जो प्रोग्राम ना फ्लो होती है, कंडीशन फ्लो होती है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर जो भी कंडीशन है, यहाँ पर मान लो यूजर एंटर करा 5, तो यहाँ पर जो ए आएगा यहाँ पर चेक होगा कि जो केस की वैल्यू और मेरी वैल्यू जो 5 है वो आपस में सेम है या नहीं। अगर सेम है तो यहाँ पर ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर यहाँ पर सेम नहीं है तो सिंपल आगे बढ़ता जाएगा। जब तक इसका वैल्यू मैच नहीं हो रहा होगा तब तक ये आगे बढ़ता जाएगा। तो सिंपली क्या हो रहा है, आपस में फ्लो हो रही है प्रोग्राम, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। तो यहाँ पर एक फ्लो को रोकने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक कीवर्ड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो केस 5 के बाद कहीं भी हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं करा। तो यहाँ पर सिंपल क्या होगा, इस पर कोई भी एरर नहीं आएगा, यहाँ पर जो फ्लो है वो रुकेगा नहीं। अगर केस 5 को मैंने यहाँ पर केस 5 मैंने आज इनपुट प्रोवाइड करा कंसोल पे, एक बार देख लेते हैं कैसे काम करता है अगर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव करा, सेव करने के बाद तो इसको एक बार कंपाइल करते हैं। तो बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, चाहे वो ब्रेक का यूज करो या ना करो, यहाँ पर कोई भी एरर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर सिंपल एंटर योर चॉइस आज मैसेज शो हो रहा है। तो आपको पता है हम केस 5 के बाद कहीं भी ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने एंटर करा 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी आउटपुट शो हो रहा है वो है फ्राइडे, सैटरडे, संडे और इनवैलिड, क्योंकि हमने केस 5 के बाद कहीं भी ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर जो केस 5 के बाद जो भी कंट्रोल फ्लो प्रोग्राम रुका नहीं, तो एंड ऑफ केस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है इनवैलिड तक। जो डिफ़ॉल्ट केस था वो हमारा एंड केस था, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपस में जो आउटपुट शो हो रहा है वो है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनवैलिड। तो क्योंकि अगर हम यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं तो आपस में जो कंडीशंस होते हैं, केसेस होते हैं, वो ओवरलैप नहीं करते। अगर हम ब्रेक का यूज नहीं करें तो सिंपली ओवरलैप करते जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ब्रेक का यूज करें तो यहाँ पर कोई भी केसेस आपस में ओवरलैप नहीं होंगे, तो सिंपली आप अपने हिसाब से एग्जीक्यूट होंगे। अगर हम ब्रेक का कीवर्ड यूज नहीं करें तो आपस में जितने भी फ्लो हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ पर कोई भी फ्लो रुकेगा नहीं। अगर हम ब्रेक का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोग्राम की जो फ्लो है वो रुके जा रहा है। तो यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड, फिर हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड, तो यहाँ पर भी करते हैं ब्रेक। तो आई होप आपको पता चल गया होगा हम ब्रेक कीवर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं जब हम स्विच केस का यूज कर रहे होंगे। तो इसको एक बार सेव करते हैं, एक बार और चला के देखते हैं। तो यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, रन भी करते हैं। तो यहाँ पर 5 एंटर करा, तो यहाँ पर सिंपल फ्राइडे ही शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज करा था जो कि फ्लो को रोक रहा है। तो चलिए कुछ रूल के बारे में बात कर लेते हैं जो कि स्विच केस में यूज हो रहे हैं, कि मतलब स्विच केस को डिफाइन करने का रूल क्या है। तो जो पहला रूल है, डुप्लीकेट केस यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है, डुप्लीकेट केस नॉट अलाउड। तो जो पहला रूल है, हम स्विच केस में डुप्लीकेट केस का यूज नहीं कर सकते। तो मान लो मैंने यहाँ पर करा, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर जो हटा इसको 5 कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो केस 5 है वो रिपीट हो रहा है, मतलब डुप्लीकेट है। यहाँ पर केस 5 थर्सडे के लिए भी, केस 5 फ्राइडे के लिए भी केस 5 ही है। तो इसको सेव करते हैं। तो इसको मैंने एक बार कंपाइल करा, तो यहाँ पर एरर ही शो कर रहा है जो कि डुप्लीकेट केस लेबल, कि हम यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू का यूज नहीं कर सकते। तो ये हो गया पहला रूल स्विच केस का, कि हम डुप्लीकेट केस यूज नहीं कर सकते जब हम स्विच केस में काम कर रहे होंगे। तो जो नेक्स्ट रूल है वो है कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर मान लो आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, तो यहाँ पर मान लो आपने यूज करा 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप फ्लो में यूज करो जो कि 1 2 3 4 जो कि सिमिलर है। तो मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा 1 A, फिर मैंने करा 2, फिर करा 3, फिर करा B। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हो जो केसेस है उनका जो फ्लो है कांस्टेंट नहीं है, कभी 1 है, कभी A है, कभी 2 है, यहाँ पर कभी नंबर आता है, कभी अल्फ़ाबेट आता है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से स्विच केस में यूज नहीं कर सकते। जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब एक ही फ्लो में होना चाहिए। अगर नंबर आप यूज करो तो नंबर यूज करना चाहिए, अगर आप अल्फ़ाबेट का यूज करें तो अल्फ़ाबेट का यूज करना चाहिए। हम एक ही बार में दो चीज़ यूज नहीं कर सकते। ये दूसरा रूल है स्विच केस में। इसको एक बार करके देख लेते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर करा 4 की जगह मैंने करा A। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी फ्लो है वो नंबर से 1 2 3, लेकिन यहाँ पर मैंने A करा, तो यहाँ पर जो फ्लो है वो टूट रहा है कि हम नंबर के बीच में अल्फ़ाबेट का यूज कर रहे हैं। तो इसको एक बार सेव करते हैं, देखते हैं क्या एरर शो कर रहा है। तो इसको एक बार सेव करा मैंने। तो यहाँ पर जो एरर शो कर रहा है वो है कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, कि हम नंबर के बीच में अल्फ़ाबेट का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एरर ही शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरा रूल है वो है कांस्टेंट एक्सप्रेशन होना जरूरी है। तो ये था स्विच केस के बारे में, कि हमने पढ़ा स्विच केस को यूज कैसे करते हैं जावा की प्रोग्राम में, स्विच केस का क्या क्या लूप होल्स होते हैं, उसका रूल्स क्या है, तो स्विच केस को हम इफ एल्स से ज़्यादा क्यों प्रीफर करते हैं।
आई होप आपको समझ आई होगी सारी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।